हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का जो कि चैप्टर फर्स्ट है बिलियन, उसका पार्ट थर्ड, ठीक है, तीसरा पार्ट इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके पहले हमने क्या किया है, सांद्रता के पदों के बारे में बताया है, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, मोल प्रभाग, ये सब बता दिया है। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, वो जो एनसीईआरटी में हमारे प्रश्न है ना, उन्हीं को सॉल्व करना है। इंटर में एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न है इंटर के बुक में, उसी को सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता होता है, इस पर बोर्ड में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इनकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों को जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से लगाना है और क्या क्या कह रहा है, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या हेडिंग है हमारा, नॉर्मलता, नॉर्मलता और मोलरता, और मोलरता में संबंध, में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में हमें संबंध देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक संबंध आएगा, वही संबंध हमको देखना है। इसी संबंध पर क्या होता है, कभी कभी बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है। तो इस संबंध को देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मलता का परिभाषा लिख देंगे या नॉर्मलता का फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉर्मलता का फार्मूला। नॉर्मलता बराबर हमने क्या बताया है कि विलय का ग्राम तुल्यांकी, सॉरी, विलय का, हाँ, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले वाला पार्ट देख लेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो को आप जाके जरूर देखेंगे। यहाँ हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। किसमें होगा, लीटर में, ठीक है, लीटर में। ये किसका फार्मूला है, नॉर्मलता का। सेम इसी प्रकार से हमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखना है, इसलिए हम लिखेंगे मोलरता। क्या लिखेंगे, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, नॉर्मलता बराबर, मोलरता बराबर, सॉरी, बटे बिलियन का आयतन। किसमें होगा, लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें होगा, लीटर में, ठीक है, लीटर में। सेम उसी तरीके से बस दोनों का ऊपर वाला बदल गया है। अब देखिए, ये नॉर्मलता है और ये मोलरता है। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलता और मोलरता को भाग कर देंगे। या तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, इस तरीके से भी कर सकते हो। या तो ऐसे लिख लो, नॉर्मलता, नॉर्मलता मतलब कैपिटल एम डिवाइड बाई मोलरता, मोलरता मतलब कैपिटल एम, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोनों का फार्मूला लिख देंगे हम, ठीक है। तो नॉर्मलता में क्या लिखेंगे, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, तो ऊपर लिखते हैं ऐसे, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ये हो गया, ठीक है। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में बिलियन का आयतन। तो हम यहाँ बिलियन के आयतन को पूरा बिलियन का आयतन नहीं, सिर्फ हम वी लिख देते हैं, ठीक है। किसमें है, लीटर में, समझ जाइएगा। वी मतलब बिलियन का आयतन है, एल मतलब लीटर में। अब इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर लिखते हैं विलय के मोलों की संख्या, विलय का मोल, ऐसे लिख लेते हैं विलय का मोल। इसके बेटे में क्या है, विलयन का आयतन, तो इसके बेटे में लिखते हैं आयतन किसमें है, लीटर में, लिखते हैं लीटर में। अब देखिए, क्योंकि इसके बटे में विलय का ग्राम तुल्यांकी भार के बटे में आयतन है, इसके बटे में भी आयतन है, तो ये वाला आयतन नीचे, ये वाला आयतन ऊपर जाएगा। सीधे सीधे मतलब ये दोनों आयतन आयतन से कट जाएंगे, दोनों आयतन आयतन से कट जाएगा। तो ये आयतन आयतन से कट जाएगा, तो ये आयतन आयतन खत्म हो गया। अब क्या बचा, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता को मैं शॉर्ट में एन लिख रहा हूँ, मोलरता को कैपिटल एन लिख रहा हूँ, बराबर विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। इसके पहले जब हमने नॉर्मलता पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ग्राम तुल्यांकी भार का मतलब होता है भार बटे तुल्यांकी भार। तो इसको लिखते हैं भार बटे
तुल्यांकी भार, इस तरीके से हो जाएगा। और डिवाइड बाई विलय का मूल, विलय का मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, तो लिखते हैं भार और बटे में अणु भार, इस तरीके से ये हो गया। अब ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर भी, ऊपर भार है और यहाँ नीचे भार है, तो भार भार से कट जाएगा, भार भार से कट जाएगा। ये भार के बटे में तुल्यांकी भार है, इसलिए तुल्यांकी भार नीचे, और ये भार के बटे में अणु भार है, इसलिए अणु भार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो समझा रहा हूँ, भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को मैं ई लिख रहा हूँ, तुल्यांकी भार को ई लिख रहा हूँ, इसके बटे में क्या लिखते हैं, भार, भार बटे अणु भार, ऐसे लिखेंगे अणु भार। तो ये भार भार से कट गया, ये इसके पास आ गया और ये एकदम ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अणु भार ऊपर तुल्यांकी भार नीचे, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अणु भार ऊपर तुल्यांकी भार नीचे। तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, अणु भार ऊपर चला गया तो ऊपर क्या है, अणु भार, और बटे में क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और बदलते हैं, तुल्यांकी भार, मैंने तुल्यांकी भार बराबर हमने क्या बताया है कि भार बटे अणु भार होता है, सॉरी, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता, सॉरी हमने गलत बोल दिया। तुल्यांकी भार क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, तुल्यांकी भार बराबर अम्ल अणु भार, अणु भार और बटे में अम्लता या क्षारकता, या क्षारकता, या इसी को आवेश भी कहते हैं, इसी को आवेशों की संख्या कहते हैं, या मैं एन फैक्टर लिख दे रहा हूँ। एन फैक्टर का मतलब अम्लता लिखो चाहे क्षारकता लिखो या आवेशों की संख्या लिखो, ये होता है। तो तुल्यांकी भार की जगह मैं लिख सकता हूँ अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता, ठीक है। तुल्यांकी भार की जगह जब ये हो जाएगा तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर अणु भार है, अणु भार हो जाएगा, और बटे में तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता, तो अम्लता या क्या हो जाएगा, क्षारकता, ठीक है। इसी को एन फैक्टर लिखते हैं, एन फैक्टर या अम्लता या क्षारकता या आवेशों की संख्या भी लिखते हैं। अणुभार से अणुभार कट गया, नीचे वाला एकदम ऊपर चला गया। अब क्या होगा, जब नीचे वाला एकदम ऊपर चला गया तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर ऊपर क्या आ गया, अम्लता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता, ठीक है। इस तरीके, इसको मैं या लिख दूं, या अम्लता या क्षारकता। अब ये हो गया, यम क्या है, मोलरता, मोलरता ऊपर जाएगा तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे अम्लता, अम्लता या क्षारकता, ठीक है, क्षारकता, इस तरीके से। तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लता या क्षारकता। तो ये संबंध आप याद रखेंगे, जब भी हमारा प्रश्न पूछेगा, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में इसको चेंज कर लेंगे इस तरीके से। आप इसको क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। अब नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हम यही लिख दे रहे हैं, क्या आ गया, नॉर्मलता और मोलरता में हमारा संबंध, संबंध क्या आ गया, संबंध आ गया कि नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लता, थोड़ा सा इसका यूज हम बता देते हैं, अम्लता या क्षारकता, थोड़ा सा इसका हम यूज बता देते हैं। यूज कहाँ इसका किया जाएगा, मान लो हमारे पास बिलियन है ना, जो बिलियन है एक से ज्यादा बिलियन दे दिया है और उसकी नॉर्मलता भी दी गई है, मतलब हमारे पास मान लो कहा HCl, प्रश्न लिख रहे हैं, HCl का 400 ml, HCl का 400 ml, H2SO4 का 200 ml, 200 ml तथा, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 मोलर, 2 मोलर, क्या लिखते हैं, 2 मोलर, इसकी मोलरता कितनी है, 2 मोलर है, 2 मोलर HCl का 400 ml तथा 1/2 मोलर, इसकी मोलरता आधा है, इसकी मोलरता कितनी है, आधी, 1/2 का मतलब आधी, 1/2 मोलर H2SO4 का 200 ml तथा 3 m, 3 m मतलब इसकी मोलरता, या ऐसे लिखते हैं 3 n, 3 n HNO3, HNO3 का 500 ml, 500 ml मिलाकर विलयन बनाया गया, मिलाकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया, विलयन बनाया
गया। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न दे दिया है, तो इसको समझते हैं। इसमें कहा है HCl हमारे पास है, ये एक विलेन है HCl। HCl का इसमें कितनी मोलरता है? HCl की 2 मोलरता है। HCl की मोलरता 2 है और HCl का आयतन 400 ml है। ठीक है, कितना ml? 400 ml। प्लस ये एक और विलेन है H2SO4 का। H2SO4 की मोलरता कितनी है? 1/2m, मतलब आधी इसकी मोलरता है। आधी मोलरता है और इसका आयतन जो दिया है, विलेन का आयतन कितना है? 200 ml। प्लस एक और दिया है HNO3। HNO3 की मोलरता कितनी है? HNO3 की मोलरता 3m है। ठीक है, इसकी मोलरता 3 है, m है, और विलेन का आयतन 500 ml है। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को जब मिलाओगे तो एक बड़ा सा विलेन मिलेगा। ये एक विलेन मिल गया। इन तीनों को मिलाने पर ये एक बड़ा सा विलेन मिल गया। ठीक है, इस विलेन, अभी जो बड़ा सा विलेन मिला है, इन तीनों को मिलाया जाता है, तो इसी विलेन की क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। लेकिन हमें, अगर देखो ये मोलरता है, ये मोलरता है, ये मोलरता अगर होती तो हम मोलरता निकाल लेते, लेकिन ये मोलरता नहीं, नॉर्मलता दिया गया है। क्या दिया गया है? नॉर्मलता। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम मोलरता में बनाएंगे। ये भी मोलरता में है, ये भी मोलरता में है, लेकिन ये नॉर्मलता में है। अगर हमें बिलियन का आयतन निकालना है या बिलियन की मोलरता निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इस नॉर्मलता को मोलरता में बदलना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं फार्मूला बता दूं। ऐसे जब एक से अधिक बिलियन आ जाए, उसकी मोलरता पूछे, एक से अधिक बिलियन दे दे, उसकी एक से अधिक आयतन दे दे, एक से अधिक मोलरता दे दे, तब बिलियन की मोलरता पूछे, तो फार्मूला होता है M1V1 प्लस में M2V2 प्लस में M3V3 इज इक्वल टू M इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। M1 इसमें कौन होगा? जो सबसे पहले दिए रहेगा, HCl की मोलरता 2m है, तो M1 मतलब 2। इसका आयतन कितना है? 400 ml, मतलब V1 बराबर 400। ये क्या है? M2 हो जाएगा, 1/2m जो है M2 हो जाएगा। इसका आयतन कितना है? 200 ml में लिखते हैं, 200 ml। ठीक है, तो इसका आयतन 200 ml है। ये M3 नहीं है। M3 कब होगा? जब ये मोलरता में दिया होगा, लेकिन यह दिया किस में गया है? नॉर्मलता में। तो हमें इसको मोलरता में बदलना होगा। ठीक है, किसमें बदलेंगे इसको? मोलरता में। अब मोलरता में बदलने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लता या क्षारकता, गुणे अम्लता या क्षारकता। ठीक है, अब अम्लता या क्षारकता हो जाएगा, या आवेशों की संख्या भी होती है। हमें क्या करना है? मोलरता में बदलना है। नॉर्मलता को क्या करना है? मोलरता में बदलना है। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे अम्लता या क्षारकता, ये होता है। ठीक, ये तो आपको पता है, अभी हमने निकाला। हमें मोलरता निकालना, मोलरता को यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दो। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बटे अम्लता या क्षारकता। अम्लता या क्या हो जाएगी? क्षारकता। ठीक है, अगर क्षार है, अगर क्षार है तो उसकी अम्लता, यदि क्षार है तो उसकी अम्लता, और यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता। ठीक है, तो HNO3 क्या है? HNO3 क्या है? अम्ल है कि क्षार? HNO3 क्या है? HNO3 को तोड़ोगे, HNO3 को तोड़ा जाएगा तो H पॉजिटिव प्लस में NO3 निगेटिव मिलता है। ठीक है, NO3 निगेटिव मिलता है, तो H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, तो अम्ल है। तो इस पर आयनों की संख्या कितनी है? एक। या हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? एक ही है। तो मतलब इसकी अम्लता या क्षारकता कितनी आ जाएगी? एक। क्योंकि ये अम्ल है तो इसकी क्षारकता कितनी आएगी? एक। कितनी आएगी? एक। ठीक है, तो इसकी अम्लता या क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक ही होगी। तो यम बराबर मोलरता बराबर क्या लिखेंगे? नॉर्मलता, नॉर्मलता कितनी है? 3। 3 लिखेंगे बटे अम्लता क्षारकता इसकी कितनी आती है? 1। 3/1 मतलब 3, मतलब इसकी नॉर्मलता भी 3 होगी और इसकी मोलरता भी 3 होगी। समझ में आया? अब हमने इसको क्या किया? इसकी मोलरता ज्ञात कर ली, मतलब मोलरता बराबर कितना आ गया? 3। अब इस नॉर्मलता की जगह क्या रख देंगे? मोलरता रखेंगे। हमें देखो इसी फार्मूले का प्रयोग करके क्या मिल गया? नॉर्मलता से मोलरता मिल गया। समझ में आया? तो इस नॉर्मलता की जगह हम क्या रख देंगे? अब मोलरता। अब मोलरता हो जाएगी हमारी 3। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और निकालेंगे हम विलयन की मोलरता। तो सबसे पहले M1 बराबर कितना दिया है? M1 बराबर दिया है 2। ठीक है, और M2 दूसरा होगा 1/2, और M3 कौन होगा? तीसरा। तीसरा कितना है? नॉर्मलता 3 दी है, अभी हमने इस फार्मूले का यूज करके इसकी मोलरता निकाली है, तो मोलरता भी 3 ही है, तो ये हो जाएगा। इसका V1 देखते हैं कितना है? V1 कितना है?
B1 400 ml है, B1 400 ml है, V2 कितना है 200 ml, V2 बराबर 200 ml, और V3 कितना है, V3 बराबर कितना है 500 ml, तो 500 ml लिख देंगे, ठीक है 500 ml। अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे तो M1 B1, M1 का मान 2, V1 का मान 400, तो 2 गुणे 400 प्लस M2 का मान 1/2, V2 का मान 200, तो 1/2 गुणे 200 प्लस में M3 का मान 3, V3 का मान 500, तो 3 गुणे 500 बराबर यम मतलब जिसकी मोलरता ज्ञात करनी है, बिलियन की मोलरता, ये हो जाएगी इन ब्रैकेट B1 प्लस B2 प्लस B3, V1 B2 B3, तो 400 प्लस में 200 प्लस में 500 ml, ठीक है ml में होगी, तो ये 4 दुआएं 800 प्लस में ये इसको काटोगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस में 3 बचे 1500 बराबर ये 5 2 7 7 4 11 100, ठीक है गुणे यम, 1100 ml में है, अब ये यम के गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी 15 15 8 23 हो जाएगा और एक 24, ये 2400 डिवाइड बाई 1100, ठीक है डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो यम बराबर 11 दुआएं 22 2 20 हो जाएगा, 11 एकम 11 9 90 11 8 88, इतनी इसकी मोलरता आएगी बिलियन की, बिलियन की मोलरता कितनी आ गई 2.18, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी विलयन की मोलरता भी नॉर्मलता से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं और मोलरता से नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का अगर हम बुक लाएं तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन बुक हम लेके आ रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी का ये बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। अब इस बुक में पहला क्वेश्चन है प्रयोगशाला कार्य के लिए, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो हम इसको लिख भी देते हैं, लेकिन आप सभी लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी आप सभी के पास, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे, या तो आपके मोबाइल में एक ऐप आता है एनसीईआरटी ऐप, ठीक है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें हर क्लास का सोल्यूशन भी दिया जाता है और क्या क्वेश्चन भी दिया जाता है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो लिखा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml है हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, क्या क्या कहा है। सबसे पहले इसको हम प्रश्न को आप इसको लिख देते हैं, ठीक है, लिखने में थोड़ा समय जाएगा लेकिन लिखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रयोगशाला प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला, प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, 68% जलीय विलयन है, यदि इस विलयन का घनत्व, यदि इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, हो तो
हो तो अम्ल की इस नमूने की अम्ल की इस नमूने की मोलरता क्या होगी, की मोलरता क्या होगी। ठीक है, मोलरता पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या कहा गया। देखिए, अगर हम चाहे हमारा इंटर हो, चाहे हाई स्कूल हो या फर्स्ट ईयर हो, किसी भी सब्जेक्ट का या कह सकते हैं किसी भी क्लास का अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले समझने वाली चीज ये होती है कि हमें समझना है क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से हमें रीड करना है क्वेश्चन को, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि इंटर में जाने के बाद जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये है वो है। लेकिन कोई समस्या नहीं होगी अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है, उसके बाद देखना है क्या क्या दिया गया है, फिर फार्मूले को हम रख देंगे। ठीक है, लिखा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल। प्रयोगशाला में लैब में जो है एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल लाया गया जो कि द्रव्यमान की दृष्टि से कितना परसेंट है, 68% है। कितना परसेंट है, 68%। मतलब नाइट्रिक अम्ल का जो भार है वो 68% दिया गया है। कितना परसेंट दिया गया है, 68%। ठीक है, जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व दिया गया है और इसका द्रव्यमान दिया गया है। जब भी आपको प्रतिशत दिया जाए, जब भी आपको क्या दिया जाए, प्रतिशत दिया जाए, जब भी आपको प्रतिशत दिया जाए और ये द्रव्यमान की दृष्टि से प्रतिशत दिया जाए तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को ग्राम में बना लेंगे। प्रतिशत को क्या करेंगे, ग्राम में। कितना परसेंट है, 68, तो कितना ग्राम बनाएंगे, 68 ग्राम। कितना ग्राम, 68 ग्राम। समझ में आया, ये किसकी मात्रा है, किसका प्रतिशत है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का। तो लिखेंगे HNO3 का, HNO3 का ये द्रव्यमान है या भार कह सकते हो, HNO3 का द्रव्यमान या कह सकते हो भार। ठीक है, HNO3 का यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, HNO3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। हमने क्या कहा कि जब भी प्रतिशत दिया हो, किसी का भी प्रतिशत दिया हो, जितना भी परसेंटेज हो उसको उतना ग्राम मान लेना। सबसे पहला रूल ये है, हमने ग्राम मान लिया क्योंकि ये किसकी दृष्टि से कहा है, द्रव्यमान की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से। मतलब हमारा जो बिलियन होगा वो भी द्रव्यमान में ही होगा। द्रव्यमान में होने का मतलब है किलोग्राम में या ग्राम में होगा। ठीक है, ग्राम में होगा, समझ गए। तो हमने कहा जब भी प्रतिशत दिया रहे तो हमें जो जिसका भी मान प्रतिशत में जितना भी दिया हो उतना उसको ग्राम मान लेना। और बिलियन को क्या मान लिया, टोटल 100 ग्राम। तो बिलियन कितना हो गया, 100 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान लिखते हैं, बिलियन का द्रव्यमान। समझ में है ये बात। सबसे पहले क्या करना है, जिसका भी परसेंटेज दिया हो उसको उतना ग्राम मान लेना और टोटल बिलियन को क्या मान लेना, 100 ग्राम। ठीक है, अगर ये आयतन होता, जलीय विलयन का, ये द्रव्यमान की दृष्टि से कहा गया है इसलिए विलयन को हमने 100 ग्राम मान लिया। अगर ये कहा होता आयतन की दृष्टि से तो विलयन को 100 ml मान लेते, तो सीधा सीधा है। ठीक है, द्रव्यमान की दृष्टि से कहा है इसलिए विलयन को हमने 100 ग्राम मान लिया। अगर आयतन की दृष्टि से कहा होता तो हम विलयन को क्या मान लेते, 100 ml मान लेते। तो सबसे पहले जो भी परसेंटेज में दिया हो उसको उतना ग्राम मानो और टोटल विलयन को क्या मानो, 100 ग्राम। 100% बिलियन होगा, 100% बिलियन में ये 68% है। इसका मतलब टोटल बिलियन 100% था और उसमें से 68% था। 68% का मतलब 68 ग्राम। ठीक है, और बचा कितना, आप जब इस 100 ग्राम में से या 100% में से 68% HNO3 है तो बाकी कितना बचा, बाकी हमारा कितना बचा, 32% ना। 68%, 100% में से 68% निकल गया, बचा कितना, 32%। तो 32% क्या होगा, जलीय विलयन है, जल होगा। 32% में क्या होगा, जल। ठीक है, तो लिखते हैं जल का द्रव्यमान। समझते हैं, जल का द्रव्यमान क्या होगा, हाँ 32% मतलब 32 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, 32 ग्राम ये हो जाएगा जल का प्रतिशत। क्या पूछा है, विलयन की मोलरता पूछा है। विलयन की क्या पूछा है, हमें मोलरता पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। आगे आगे क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। किसकी फार्मूला, मोलरता की। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, जो निकालना है उसकी फार्मूला लिख लेते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। क्या होता है, विलयन का आयतन, आयतन। ठीक है, किसमें होता है, लीटर में। ये वीडियो काफी थोड़ा लेंदी हो रहा है
तो इसको आपको क्या करना है, आराम से इसको देखना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं 11th के बाद, सॉरी जो 11th के बाद फर्स्ट ईयर में जाते हैं बच्चे, वो ध्यान नहीं देते हैं, केयरफुली क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। ना रीड करने की वजह से क्या होता है कि वो न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास विलय का मूल है। विलय का मूल में मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार मतलब द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, जिसका निकालना है, निकालना किसका है, HNO3 का, ठीक है। तो HNO3 का तो द्रव्यमान निकला है, दिया क्या है, इसका अणुभार में मिल जाएगा, मतलब मोल हम निकाल सकते हैं। लेकिन विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन दिया नहीं है। ये जो दिया है ना, इसको मत मानना विलयन का आयतन। क्यों, क्योंकि ये द्रव्यमान कहाँ है, ये कहा है द्रव्यमान की दृष्टि से ना, मतलब ये द्रव्यमान है टोटल 100%, मतलब ये बिलियन का द्रव्यमान है, ये बिलियन का आयतन नहीं है, बिलियन का आयतन ml में होगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, बिलियन का द्रव्यमान है, ठीक है, और ये क्या है, बिलियन का घनत्व। हमारे पास बिलियन का घनत्व भी दिया गया है, यही लिख लेते हैं, या यही लिखते हैं बिलियन का घनत्व। बिलियन का घनत्व लिख लेते हैं, बिलियन का घनत्व। बिलियन का घनत्व बराबर क्या होता है, बिलियन का घनत्व बराबर कितना दिया गया है, 1.504 ग्राम प्रति ml। 1.504 ग्राम प्रति ml, इतना बिलियन का घनत्व दिया है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, हमारे पास बिलियन का द्रव्यमान इतना दिया है, बिलियन का घनत्व इतना दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, विलयन का आयतन। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व मतलब डी, डी बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब यम, यम बटे आयतन, आयतन मतलब डी, ठीक है। किसका है ये, बिलियन का। किसका है ये, बिलियन का। जब हमें बिलियन के दोनों चीज पता होंगे, एक बिलियन का द्रव्यमान, एक बिलियन का घनत्व, तभी हमें बिलियन का आयतन मिलेगा, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए आयतन को यहाँ भेजेंगे, घनत्व को यहाँ लाएंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यम बाई डी, यम बाई डी। तो v बराबर यम, यम का मान कितना है, द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये ग्राम हो गया। और ये घनत्व कितना है, इतना 1.504 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml। तो इसको इसको डिवाइड करना है, जब इसको 100 को हम 1.5 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स में 66 आता है। कितना आएगा, 66। हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं, तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड में आपको क्या करना है, सही से डिवाइड ही करना है। तो यहाँ हमने क्या किया है, ऐसे ही डिवाइड कर लिया है। आप क्या करेंगे, सही से इसको डिवाइड करेंगे, 66 पॉइंट कुछ आएगा। तो देख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा, और आधा से करेंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, 1.5 है तो 5 6 बार जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 के बाद फिर बचेगा 1 और 10, फिर 6 बार 66 हो जाएगा, फिर 1 और 10 बचेगा, 66.6 के आसपास आएगा, ठीक है, या 66.34 जो भी आएगा। अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, 66 तो आएगा ही, अप्रॉक्स में 66.4 लिख रहा हूँ, या 66.5 लिख लेते हैं। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml आ जाएगा, तो 66.5 ml आ जाएगा, ठीक है। बिलियन का आयतन मिल गया। अब हमें बिलियन का आयतन मिल गया, किसमें मिल गया, ml में। अब हम क्या करेंगे, मोलरता निकाल लेंगे, सिंपल है भाई। हम क्या करेंगे, मोलरता निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें विलय का मोल होता है, विलय का मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार दिया गया है, अणुभार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे HNO3 का अणुभार, यहाँ लिख रहा हूँ, HNO3 का अणुभार, का अणुभार कैसे लिखेंगे, HNO3 का निकालना है, इसका अणुभार 1 हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 दुआएं 14 होता है, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 8 होता है, 16 होता है, ठीक है, 16। अब ये कितना हो जाएगा इसका अणुभार, ये हो जाएगा 14 1 15 प्लस में 16 तिया 48, तो कितना हो जाएगा, 40 50 और 63 हो जाएगा, 63, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो इसका अणुभार कितना आ गया, 63 ग्राम प्रति मोल। अब हमें क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से मैं लिख रहा हूँ, विलय का भार बटे अणुभार। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, ठीक है, बटे बिलियन का आयतन। अगर हमने कहा था ये लीटर में रहेगा तो ठीक है, अगर ml में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा, तो ये ml में ही आया है तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा। हम इस प्रश्न को थोड़ा सा मिटा देते हैं, प्रश्न को मिटाएंगे, देखिए आगे क्या होगा। यहाँ प्रश्न को हम मिटा देते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा
नियम नियम बराबर भार, भार कितना है, ये अणुभार नीचे चला आएगा, ठीक है, तो अणुभार नीचे चला आएगा, और भार और ये ऊपर 1000 रहेगा, तो इस अणुभार नीचे चला आया, ऊपर भार, भार कितना है 68 ग्राम, 68 ग्राम, बटे बटे में क्या, या देखो भार यहाँ है, अणुभार नीचे चला आएगा, 1000 ऊपर ही रहेगा, तो गुणे 1000, 1000 डिवाइड बाई अणुभार है यहाँ, अणुभार, अणुभार नीचे चला आएगा, अणुभार कितना आया है इसका 63, तो लिखेंगे 63 गुणे, गुणे आयतन कितना है 66, 0.5 या लगभग 66 के। अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारी बिलियन की मोलरता आ जाएगी, यही जो डिवाइड कर देंगे आएगा जो बिलियन की मोलरता आ जाएगी, ठीक है। आप भाग करके देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप भी भाग करके देखेंगे ये कितना आया, कितना है 68, 63 गुणे 66, 63 गुणे में 66.5, 41, ये आ जाएगा 68, और 1 2 3 0, 1000 पे गुणा करेंगे और नीचे आएगा 41, 8 9 0.5। अब भाग कर देंगे, कितना आ रहा है 68 ट्रिपल 0, 68 1 2 3 ट्रिपल 0 डिवाइड बाई 4189.5, तो 16 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 16, ठीक है, 0.23 आ रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मोलरता, ठीक है। अब ये बिलियन की क्या आ गई, मोलरता आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी हमने क्या किया है, लंबे में समझाया है, ज्यादा समय लेके समझाया है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एनसीईआरटी का पहला सवाल था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल है, इसके बाद एक सवाल और हम कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं रोक देंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है। अब अगला सवाल क्या है हमारा, वो भी लिख लेते हैं, इसी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी की बुक का ही, ठीक है। क्या कह रहा है, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% है, लिखते हैं। कह रहा है ग्लूकोज चल ही नहीं रहा, ये तो थोड़ा सा भी, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज है, बिलियन की मोललता तथा बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, बिलियन की मोललता, बिलियन की मोललता, मोललता तथा बिलियन में, तथा बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, क्या है। यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि आगे कहा है, यदि बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व 1.2, यहाँ लिख देते हैं, बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो बिलियन की, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, या मोलरता क्या होगा, ठीक है, मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी वही लिख लेते हैं, मोलरता क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, कितना परसेंट है 10%, क्या है W/W, हमने क्या कहा था, जितना परसेंट हो पहले उसको उतना ग्राम मानो, तो ये किसका भार होगा, ग्लूकोज का, ग्लूकोज में जल मिला है तो ये किसका भार होगा, ग्लूकोज का, ठीक है। तो लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, चल नहीं रहा ये, इसी से लिखते हैं C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान बराबर कितना है 10%, जितना परसेंट होगा उतना ग्राम मानेंगे, बात समझ में आया, 10% है तो 10 ग्राम हमने मान लिया, ठीक है।
अगली बात हमने कहा कि टोटल विलियन को हमें क्या कितना मानना है 100 ग्राम, क्योंकि ये W/W परसेंटेज है, मतलब ऊपर भी ग्राम रहेगा नीचे भी ग्राम रहेगा। इसका मतलब टोटल विलियन जो होगा, टोटल विलियन जो होगा वो ग्राम में ही होगा। तो टोटल बिलियन को, ये 10% है, टोटल बिलियन को कितना मानना है 100 मानना है। ठीक है, तो लिखेंगे बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। कितना ग्राम मानना है 100 ग्राम। अब आप लोग सोचिए 100 ग्राम बिलियन है, उसमें से 10% यानी 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी क्या है, बाकी जो ग्लूकोज के साथ मिला है वो है। तो ग्लूकोज के साथ क्या मिला है, ग्लूकोज का जल ही विलियन है, इसका मतलब ग्लूकोज के साथ जल मिला है। ग्लूकोज के साथ क्या मिला है, जल। तो जल कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटाओगे तो 90% जल हो जाएगा। 90% मतलब 90 ग्राम। तो लिखेंगे H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान बराबर 90 ग्राम। ये इतनी सी बात हो गई, ये आपको हमने समझाया है अभी। ये इतनी चीजें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, बिलियन की मोललता निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है, बिलियन की मोललता। फार्मूला लिखते हैं मोललता का। मोललता मतलब स्मॉल एम, मोललता मतलब स्मॉल एम। फार्मूला क्या है, विलय के मोल, विलय का मोल, ठीक है, बटे बिलियन, बिलियन सॉरी विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। ये विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, किलोग्राम में। किस में होगा, किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है। मोललता मतलब स्मॉल एम बराबर, मोल मतलब भार बटे अणुभार, लिख लेते हैं भार बटे अणुभार, ठीक है, मोल बराबर बटे बिलियन का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो विलायक को हम कैपिटल W से लिखते हैं बटे, ये चूंकि यहाँ देखो विलायक कौन है, H2O है, H2O का द्रव्यमान ग्राम में ही है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। हमने कहा था नीचे वाला एकदम ऊपर और ये वाला इसके पास। तो मोलरता का फार्मूला एक और बन जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो गया, स्मॉल एम बराबर भार गुणे 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W गुणे अणुभार। ये इतनी सी बात हो गई, ठीक है। ये फार्मूला है, आप सभी को पता ही है। तो भार, भार का मतलब इसका भार, किसका भार, ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज के ही मोललता पूछा है। तो ग्लूकोज का भार कितना है 10 ग्राम, तो लिख देंगे 10 ग्राम। ग्लूकोज के भार की जगह क्या लिख देंगे 10 ग्राम। तो m बराबर भार मतलब 10 ग्राम, तो लिखेंगे 10 गुणे 1000 बटे कैपिटल W क्या है 90 गुणे अणुभार। किसका अणुभार, C6H12O6 का अणुभार। यहाँ निकालते हैं इसका अणुभार कितना, C6H12O6 का अणुभार, का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे कितना कार्बन है 6 कार्बन, तो लिखेंगे 6 और कार्बन, प्लस में हाइड्रोजन कितना है 12, तो लिखेंगे 12 और H, प्लस में ऑक्सीजन कितना है 6, तो लिखेंगे 6 और O। ठीक है, हम जानते हैं 6 गुणे 12, एक कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और अणुभार 12 होता है, तो 12, प्लस में हाइड्रोजन का 1, तो 12 गुणे 1, प्लस में ऑक्सीजन का 16, तो 6 गुणे 16, सब मिला के 180 आएगा। ठीक है, अब लोग निकाल लेना है, इतना ग्राम प्रति मोल, इतना आएगा 180। तो हम यहाँ क्या रख देंगे 180। समझ में आया इतना। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है, या मोलरता बराबर 100, 100 डिवाइड बाय क्या, 18 नमा कितना होता है, 18 नमा 162, 162 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको 1000 मानोगे तो लगभग 800 हो जाएगा, नहीं लगभग 6 बार जाएगा 600, और 636, 639 सही है, 6 बार लगभग जाएगा। तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी 0.6। ठीक है, इसकी मोलरता कितनी आ गई 0.6। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, मोलरता निकालेंगे। देखिए आपको क्या होता है, आप डाउटफुल कब होते हैं, जब होते हैं जब किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहे। तो परसेंटेज का कोई टेंशन नहीं है, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि परसेंटेज को हमें कैसे हटाना है और ये क्या कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो हमने बता देंगे मोलरता, मोलरता हमने इसकी सॉरी मोलरता हमने इसकी इतनी बता दी। अब हमें बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है। प्रत्येक घटक का क्या निकालना है, मोल अंश। तो मोल अंश निकालेंगे, कैसे मोल अंश निकालेंगे, इसको यहाँ से मिटाते हैं, मोल अंश निकालते हैं। अब मोल अंश का पहले फार्मूला लिखते हैं। मोल अंश बराबर क्या होता है, प्रत्येक घटक का मोल अंश। मोल अंश बराबर हम फार्मूला ही लिख लेते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर होता है, किसका मोल प्रभाज निकालना है, जिसका भी निकालना है। मान लो पहले विलय,
लिखते हैं विलय या विलायक, विलय या विलायक का मोल, उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल क्या रखते हैं, विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल का कुल मोल। हमने इसको बताया है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। तो विलय या विलायक का मोल बटे विलयन का कुल मोल, लेकिन हमें एक एक करके दोनों का निकालना है, प्रत्येक घटक का मतलब विलय और विलायक दोनों का निकालना है। तो विलय कौन है, ग्लूकोज, विलायक कौन है, जल। सबसे पहले यहाँ इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल कैसे निकालेंगे, देखिए ग्लूकोज का भार दिया है, ग्लूकोज का अणुभार अभी हमने कितना बताया, 180। तो लिखते हैं C6H12O6 का अणुभार बराबर 180, ठीक है, 180। H2O है, H2O का भी निकाल लेते हैं। H2O का अणुभार कितना होता है, H2O का अणुभार 18 होगा, कितना होगा, 18। कैसे होगा, देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2, 16 2 18 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। अब हमें क्या करना है, अलग अलग दोनों का मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या करेंगे, दोनों का मोल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं, क्योंकि ये विलय है ना, इसलिए इसको स्मॉल एन से दिखाएंगे। तो स्मॉल, ठीक है, इसके मोल को स्मॉल एन से दिखाएंगे, या स्मॉल एन लिखते हैं। C6H12O6 मतलब मोल है ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज का भार कितना है, 10। अणुभार कितना है, 180। जीरो जीरो से कट गया, 1/18 आ गया, कितना आ गया, 1/18। इसको अगर हम भाग करेंगे तो 0 दशमलव, फिर इसको 10 मानेंगे, 0.0, फिर 100 मान जाएंगे, 18 बचे 90, 18 बचे 90, 0.055 आएगा। कितना आ गया इसका मोल, 0.055, ठीक है। ऐसे फिर निकालेंगे इसको, ये विलायक है इसलिए इसको कैपिटल एन लिखते हैं। और H2O, H2O का मोल निकाल लेते हैं, भार बटे अणुभार, भार कितना है 90, अणुभार कितना है 18, 18 बचे 90, ठीक है। तो इसका 5 आ जाएगा, कितने मोल आ जाएंगे, 5। हमें सबसे पहले किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलय का मान लो मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज का फार्मूला दिया गया है, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज, क्योंकि विलय या विलायक का मोल, तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे। हम अगर विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलय के मोल को ऊपर रखेंगे, लिखेंगे विलय का मोल 0.055, 0.055 डिवाइड बाई बिलियन का कुल मोल। बिलियन में कौन कौन आएगा, विलय और विलायक। विलय कौन है, ये विलायक ये है, तो 5 प्लस में विलय ये हो गया, विलायक का मोल, विलय का मोल, और बटे ये विलायक का मोल, ठीक है। ये विलायक है, विलायक कितना हो जाएगा, 0.055। तो मोल प्रभाज बराबर कितना आ जाएगा, 0.055 डिवाइड बाई 5.055। इसको भाग करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। और इसको भाग करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए इसको भाग करेंगे, इसको हम फिर से कैलकुलेटर का ही यूज करके भाग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है। तो समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से ही भाग करेंगे। देखिए इसका कितना आएगा, 0. पहले इसको करके देखते हैं, 10 भागे 180, 0.00, सही है, 0.055, 0.055 डिवाइड बाई 5.055, डिवाइड बाई, फोन ही हमारा ऐसा है, डिवाइड बाई 5.055, 0 आ रहा है 0.01, कितना आ रहा है 0.010, ठीक है। मतलब ये आ रहा है, इतना इतना आ रहा है। देखिए ये फोन इतना खराब है, ये फोन की स्थिति इतनी खराब है कि इससे इससे कैलकुलेटर का काम भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे होती है लड़कों की जिंदगी, ऐसे बिल्कुल होती है, उजड़ी सी होती है, ठीक है, अंदर से एकदम बेकार। ये हो जाएगा कितना, 0. अब ये भी धोखा दे रहा है, बताओ, लड़कों को सभी धोखा दे देते हैं। ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा। ये हमारा किसका मोल प्रभाज आ गया, विलय का, ठीक है। विलय का मोल प्रभाज इतना आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, जब विलय का मोल प्रभाज हमारा इतना आ गया तो हमें क्या करना है, अब ऐसे इसी फार्मूले पे रख के विलायक का निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
ऐसे विलायक का निकालेंगे। कैसे विलायक का निकालेंगे, ये इतना आएगा, अब इसको नोट कर लेंगे। अब विलायक का निकालना है तो सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे। अब हमें विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल को ऊपर रखेंगे, तो विलायक का मोल क्या होता है, कहाँ दिया है विलायक का मोल, ये है 5। 5 को इस बार ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय बिलियन का कुल मोल, बिलियन में विलेय और विलायक है, फिर वही बात रखेंगे 5 प्लस 0.055 इस तरीके से। तो ये इतना लेंदी करने से अच्छा है ना, इतना बड़ा करोगे तो काट के आएगा हमारा मोल प्रभाज किसका, विलायक का। इतना लंबा करने से अच्छा है एक छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी है। हमने कहा था विलेय और विलायक की मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1। विलेय का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ देखिए विलय का मोल प्रभाज हमने निकाला, कितना निकाला है, विलय का मोल प्रभाज 0.01 निकाला है, ठीक है, इतना हमने विलय का मोल प्रभाज निकाला है। अब हमने कहा विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, तो विलय का यहाँ रख दोगे और विलायक का यहाँ है, तो विलय का यहाँ रख के इधर लाके घटा दोगे, जो आएगा विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है। तो विलायक के मोल प्रभाज को मैं x लिख रहा हूँ, विलायक के मोल प्रभाज को x लिख रहा हूँ क्योंकि विलायक H2 है तो x H2O। विलय को मैं लिख रहा हूँ x, और क्योंकि विलय कौन है, C6H12O6, तो इस तरीके से लिख रहा हूँ बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो x H2O बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x C6H12O6, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.9 और 9 हो जाएगा, ठीक है, 0.99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.99। समझ में आ रहा है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, खाली जोड़ना घटाना ही है, नया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें समझना क्या है, इसके बाद हमें समझना है मोलरता के बारे में, ठीक है, मोलरता। तो इसके पहले हमने मोलरता किया है, हम क्या करेंगे, मोलरता फिर से कर लेंगे। यदि बिलियन का घनत्व इतना दिया गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं बिलियन का घनत्व, लिखते हैं सब लोग धोखेबाज निकले। बिलियन का घनत्व, ये देखो ये लॉयल है, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व कितना होता है, दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ये बिलियन का घनत्व दिया गया है। और हमारे पास बिलियन का द्रव्यमान कितना है, बिलियन का द्रव्यमान 100 है, तो लिखते हैं बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बराबर कितना है, 100 ग्राम। फिर उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, m/d, इसका मतलब द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम है, और आयतन कितना है, सॉरी घनत्व कितना है, 1.2, 100 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, इसको 12 मानते हैं, लिखते हैं 12 चक 72, 12 से 84, 12 8 96, कितना आ जाएगा 96, 4 40, 12 चौक 48, 84, नहीं 12 36, 36 4 83.33 आएगा, इतना ml आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बिलियन का ml मिल जाएगा, मतलब आयतन मिल जाएगा। ये कैसे हुआ, आप सभी को पता है कि बिलियन का घनत्व ये दिया है, बिलियन का द्रव्यमान ये दिया है, और द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है बिलियन का, 100, घनत्व कितना है बिलियन का, 1.2, तो कट के कितना ml आ जाएगा, 83.3 ml, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, बिलियन का क्या मिल गया, हमें बिलियन का आयतन मिल गया, बिलियन का आयतन मिल गया, तो हमें मोलरता, मोलरता भी मिल जाएगी। कैपिटल एम मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का भार मतलब W, विलय का भार बटे विलय का अणुभार मतलब mm, बटे बिलियन का आयतन मतलब V। अगर लीटर में होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, अगर ml में होगा तो इसको 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 एकदम ऊपर चला जाता है, ये इसके पास चला आता है, तो मोलरता बराबर क्या, भार गुणे 1000, विलय का भार गुणे 1000 बटे में mm मतलब अणुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें, ml में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कैपिटल M बराबर क्या, भार, भार कितना दिया गया है विलय का 10, गुणे 1000, 1000 लिखेंगे, बटे mm मतलब विलय का अणुभार, इसका अणुभार कितना आएगा 180 बताया हूँ, गुणे विलयन का आयतन कितना है 83.3, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया,
1000 को क्या करेंगे, अब इससे भाग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने उसी कैलकुलेटर का यूज करेंगे जो कि ऊपर से तो थोड़ा बहुत सही दिख रहा है लेकिन अंदर से एकदम बेकार है। ठीक है, देखिए कितना आता है, 83.3, 83.3 और 3 इंटू 18 कर लेते हैं, 1499.4 आ रहा है। तो 1000 डिवाइड बाई 1499.4 कितना, अब कितना है, 1000 में भाग करेंगे 1499.4 का, तो 0.66 आ रहा है, 0.66। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.66, यही आ रहा है। तो ये बिलियन की क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।